हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम अभी एक नया अध्याय जोड़ने आए हैं और वो अध्याय जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस अध्याय का नाम है वायुमंडल का विकास। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। और वो बातें ऐसी हैं जो हम लोगों के दिमाग में कभी कभी ये रहती हैं कि ये पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, या सामने वाला टीचर पढ़ा रहा है वो कैसे किस उद्देश्य से पढ़ा रहा है। तो वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं जो सेशन लेकर आया हूँ, पहली बात तो ये है कि जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट जितने भी पिछड़ रहे हैं, छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, स्टेट पीसीएस हो गया और यूपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं और यूपीएससी होता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये एमपीपीएस और स्टेट पीएससी या यूपीएससी के लिए ही है। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एसएससी हो गया और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सबके लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो हिंदी मीडियम के पिछड़े हुए छात्र हैं, जिनको आसानी से हिंदी का कंटेंट नहीं मिल पाता है, जीएस का, उनको मैं कंटेंट उपलब्ध कराऊं, आसान भाषा में उपलब्ध कराऊं और साथ ही उसको कंटेंट के साथ साथ समझाता भी चलूं, ताकि कोई भी स्टूडेंट इसके नोट्स बनाएगा तो उसको कहीं से भी क्लास लेने की ये नहीं रहेगी कि मैं इसको कहाँ से समझूं। ठीक है, और बिल्कुल आसान वे में हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता कर चलूँगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो आप इसको दोबारा से समझा दीजिए। ओके, उसके अलावा यहाँ पर मैं जो चीज़ करा रहा हूँ, कंटेंट आपको अगर ऐसा लग रहा है शॉर्ट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो उस कंटेंट को मैं ज़्यादा से ज़्यादा और डीप में कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये जो हमारा ज्योग्राफी का सेशन है वो हिंदी माध्यम के लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट ऐसे, जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट ऐसे जिनकी हिंदी अच्छी है इंग्लिश के मुकाबले, उनको हिंदी में कंटेंट याद करना आसान लगता है, तो वो लोग भी ये क्लास ले सकते हैं। ठीक है, मैं ये सेशन बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊँगा और बिल्कुल डीप में। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, और जो स्टूडेंट क्लासेस ले चुके हैं उन्होंने डीप में नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आएगा। तो जो हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी टॉपिक चल रहा है और पृथ्वी का हम जो विकास समझा था उसमें ही आगे का जो पड़ाव है उसमें ही वो क्या पड़ाव है हमारा, वायुमंडल का विकास। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो वायुमंडल है उसका विकास कैसे हुआ, क्या क्या उसके स्तर थे, वो सब चीज़ यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ठीक, चलिए। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। छोटी क्लास में हम जो परिभाषा याद करते थे कि वायुमंडल की परिभाषा क्या होती है या वातावरण की परिभाषा क्या होती है, तो वायुमंडल की परिभाषा क्या होती है, जो हमारे चारों ओर यानी पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वायुमंडल बोल देते हैं। वहीं अगर हम वातावरण की परिभाषा जैसे याद करते थे, यानी हमारे चारों तरफ फैला हुआ आवरण, जो भी हमारे चारों तरफ हमें दिखता है वो क्या कहलाता है, हमारा वातावरण कहलाता है। ठीक है, फिर उसके आगे क्या है, जिससे जीवों को जीवन जीने योग्य दशा यानी कंडीशन तथा वायु प्राप्त होती है। तो जितने भी जीव हैं, हम अगर पेड़ों की बात करें, मनुष्यों की बात करें, जंतुओं की बात करें, यानी जितने भी लिविंग्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उनके लिए वायुमंडल और उसमें उपस्थित गैसें बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, चलिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वायुमंडल में हाइड्रोजन
और हीलियम की अधिकता थी जो सौर पवनों के कारण पृथ्वी से दूर हो गई। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पे हाइड्रोजन और हीलियम की क्या थी, अधिकता क्यों थी? पहले जब पृथ्वी भी एक गोला थी, यानी जो सौर मंडल एक पूरा गोला था, ठीक है, तो क्या था उसमें कौन से गैसें थी? हाइड्रोजन और हीलियम। इनके नाभिकीय विखंडन के कारण ही विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से सारे ग्रहों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, और यहाँ पर हम पृथ्वी पढ़ रहे हैं वो उस ग्रह का भी निर्माण उसी से हुआ था। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के विखंडन के कारण ही इसका विस्फोट हुआ था। इसीलिए इस टाइम पर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम पर भी यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की क्या थी, अधिकता थी। और बीच में मैं इसको रोकना चाहता हूँ, एक चीज़ आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पर कैमरा है, कैमरे की जब पीछे का जो बैकग्राउंड है वहाँ पर जो कंटेंट छूटता है, उस कंटेंट की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसी कंटेंट को मैं क्या करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और जो भी यहाँ पर मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना। ठीक है, कभी कभी किसी स्टूडेंट के मन में आता है कि सर आपके पीछे जो कैमरा, मतलब आपका जो कैमरा है उसके पीछे का जो कंटेंट है वो छुप रहा है, मैं कहाँ से उसको करूँ? ठीक है, तो आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। फिर आगे क्या है, प्रारंभिक वायुमंडल में, प्रारंभिक वायुमंडल का मतलब मैं पृथ्वी की उत्पत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी है, जो वायुमंडल था उसका विकास हो रहा था, तो उसका प्रारंभिक यानी पहला स्टेज प्रारंभिक वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, नियोन अधिक मात्रा में थे, जबकि ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में था। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी थी? तो हाइड्रोजन और हीलियम। फिर जब वायुमंडल का जब बनना स्टार्ट हुआ तो उसके प्रारंभिक चरण की अगर हम बात करें तो कौन से गैस की उपलब्धता थी? और वहीं अगर हम बात करें तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल के प्रारंभिक चरण से ही ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी या जितनी अभी है उतनी ही थी, तो आप ये सब चीज़ें आप करते चलना, ये मेंस में भी आपके काम आ सकता है और प्री में भी काम आ सकता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, पृथ्वी के शीतलन के साथ साथ जैसे ही पृथ्वी की जो सतह है, यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल ठंडा होता गया, जल वाष्प क्या सी हो गई, संघनन होती गई। संघनन का मतलब होता है घनी होती गई, एवं वर्षा आरंभ हुई। CO2 के वर्षा जल में घुलने से तापमान में भी क्या आई, कमी आई। तो ये वायुमंडल के बनने के चरण हैं। और ये अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल का बनना कैसे प्रारंभ हुआ था, उसके कैसे कैसे चरण हैं और क्या क्या उसमें परिवर्तन हुए थे, वो सब चीज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं। फिर कालांतर का मतलब होता है कुछ समय बाद, काल का अंतर, कुछ समय बाद शैवालों, एल्गी, पौधों का विकास हुआ तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो ऑक्सीजन के निर्माण की प्रक्रिया कब से ज़्यादा हुई, कब से प्रारंभ हुई? तो जब पौधों का विकास हो गया तब से। और वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन के स्तर में भी वृद्धि हुई। तो ये था हमारी पहली स्लाइड। पहली स्लाइड से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, अगर नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाने पर
जैसे पृथ्वी, जैसे हम ज़मीन की अगर बात करें तो ज़मीन से हम जितना ऊपर चलते जाएंगे वायुमंडलीय गैसों की सघनता में क्या आती है, कमी आती है। यानी डेंसिटी है या घनत्व है उसमें क्या आती है, कमी आती है अगर हम सतह से ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाते हैं। एवं स्थलीय सतह की अपेक्षा समुद्री सतह पर वायुमंडलीय सघनता पाई जाती है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर हम सतह की बात करें और समुद्री सतह की बात करें, स्थलीय सतह की और समुद्री सतह की बात करें, तो समुद्री सतह का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर वायु सघन होगी, और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर वायु विरल होगी। ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन अभी कितनी है, 78% लगभग है। ठीक है। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हम एग्ज़ाम में जैसे ऑप्शन के अनुसार हम 21 टिक करके आते हैं और ये 21% ही है, प्रमुख रूप से पाई जाती है, तथा शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है कि वायुमंडल में कितने % कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह कार्य करता है, जिसके कारण दिन एवं रात का तापांतर अधिक नहीं रहता। जो वायुमंडल होता है, अगर वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की जो सीधी किरणें कहाँ पर आती, पृथ्वी पर आती, तो सूर्य की सीधी किरणों के कारण टेम्परेचर दिन में ज़्यादा होता, वही टेम्परेचर रात में क्या होता, कम होता। वायुमंडल क्या करता है, जो किरणें होती हैं उनको पहले तो जो रोकता है, वो क्या करता है, रोकता है, तो टेम्परेचर उतना ही हो पाता। उसके बाद जैसे जब रात होती है, सूरज नहीं होता, तो सूरज की जो किरणें होती हैं एकदम से ऊपर नहीं जा पाती हैं। ठीक है। यानी उसकी जो ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। क्लियर। यह वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की भांति दिन में अधिक गर्म होती और रात में अधिक ठंडी होती। ठीक है। चलिए, अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम एक बार एक नज़र देख लेते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए डेटिंग पद्धति या डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव में कार्बन उपस्थित है। जीवों या कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने में कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह रासायनिक प्रतिक्रिया मानते हैं। तो ये हमारे वायुमंडल का विकास था। वायुमंडल के विकास में अगर आपको कोई भी दुविधा, कोई भी कंटेंट में प्रॉब्लम, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। और मैंने जो तरीका बताया है उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, उसी तरीके से आपको कंटेंट को याद करना है, तो आप सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होंगे। ठीक है। जितनी ज़्यादा आप कंटेंट की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, प्रश्न लगाएंगे, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपको एग्ज़ाम के बहुत ही ज़्यादा, एक सफलता के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक ले आएंगे। ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है हमारा सिर्फ वायुमंडल के विकास का। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा पृथ्वी की गतियाँ। वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। थैंक यू।